तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सिंह राजपूत पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं हिंदी का महामैराथन सीरीज। आज हम लोग संपूर्ण हिंदी का महामैराथन करेंगे। पहले हम हिंदी पद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम गद्य में जाएंगे, उसका भी साहित्य का विकास जानेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करेंगे बच्चों हम लोग पहले रीतिकाल की। रीतिकाल हिंदी साहित्य में रीतिकाल का समय बच्चों 1643 से 1843। इसकी समय सीमा भी पूछी जाती है बच्चों रीतिकाल की, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। 1643 से 1843 ईस्वी तक। संवत की बात करें तो 1700 से 1900 तक माना गया। इस काल को रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। बच्चों यहाँ से आपका प्रश्न बनना देखिए, बोला इस काल को रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल भी कहा है। रीति का अर्थ है बच्चों पद्धति। रीति का बच्चों क्या है? पद्धति है या प्रणाली, मार्ग होता है। इस काल में काव्यगत अलंकारिकता तथा रसबोध का ध्यान रखते हुए एक विशेष पद्धति या प्रणाली से रीतिबद्ध काव्य की रचना की गई है। रस, छंद, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों का विवेचन करते हुए तथा इनके लक्षण बताते हुए रीतिबद्ध काव्यों की रचना की गई है। क्योंकि बच्चों इस काल में श्रृंगारिक ग्रंथों की रचना भी प्रचुर मात्रा में की गई, अतः इस काल को बच्चों श्रृंगार काल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग 17वीं शताब्दी के मध्य बच्चों 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से बच्चों जाना जाता है। यहाँ रीति शब्द का अभिप्राय काव्य रचना पद्धति और उसके पर्याय मार्ग से रीति काल में संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्यांगों को लेकर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। यह समय भारतीय इतिहास में सुख एवं वैभव का काल था बच्चों। राज दरबारों में भी कवियों का सम्मान था। यानी कि बच्चों रीति काल था तो राज दरबारों में भी कवियों का सम्मान था, जिसके कारण कविता पर दरबारी संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। साथ ही कुछ कवि ऐसे थे जो स्वच्छंद होकर रचना कर रहे थे। उनके काव्य में ना तो लक्षण ग्रंथों की बाध्यता दिखाई देती है, न दरबारी संस्कृति का प्रभाव। इन्हीं विशेषताओं के कारण रीति काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल आदि नामों से अभिहित किया गया, यानी कि आदि नामों से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ से हमारे 3 प्रश्न बनने हैं। पहला आपका प्रश्न बनेगा, पूछेगा कि अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है। तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं जी के द्वारा कहा गया है। और श्रृंगार काल की बात करें तो श्रृंगार काल बच्चों रीति काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा कहा गया है और रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। तो बच्चों ये लोग आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके पास 3 प्रश्न बनने हैं। बात करें उत्तर मध्यकाल तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम बात करेंगे रीति काल की। 3 धारा बच्चों होती हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब हम बात करेंगे रीतिबद्ध में आपके कौन कौन से कवि आते हैं। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों या काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन किया। वे इन कवियों का मुख्य उद्देश्य काव्य शास्त्र के नियमों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत करना था। इनमें रस, अलंकार, छंद आदि के विवेचन से जुड़े ग्रंथों की रचना हुई है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम देव, भिखारीदास, ग्वाल आदि। इसमें केशवदास की कविप्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, मतिराम का रसराज, ललित राम, मतिराम सत्साई, देव का भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास। ये सब किसकी रचना है? आपकी देव जी की हैं। अब बात करें भिखारीदास की तो भिखारीदास का काव्य निर्णय, रसारांश आदि। बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि रीतिबद्ध आपकी जो काव्य धारा है इसमें आपके कवि आते हैं केशवदास, चिंतामणि, मतिराम देव, भिखारीदास, ग्वाल आदि। रीतिबद्ध में आपके आते हैं, देखिए मेरे साथ बच्चों 4 बार रिपीट कीजिए। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम देव, भिखारीदास, ग्वाल। केशवदास, चिंतामणि,
मतिराम देव, भिखारीदास ग्वाल आदि। केशवदास चिंतामणि, मतिराम देव, भिखारीदास ग्वाल आदि। चिंतामणि, केशवदास, मतिराम देव, भिखारीदास ग्वाल, ये आपके किसमें आते हैं? रीतिबद्ध में। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम बच्चों लोग रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं बच्चों रीति मुक्त। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय परंपरा में बंधकर रचना न करके स्वच्छंद होकर सृजन किया। इनकी रचनाओं में प्रेम का विषय सांसारिक जीवों, प्राणी और ईश्वर दोनों रहे हैं। इस धारा के प्रमुख कवियों में बच्चों का ने नहीं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। इसमें आपके चार ही आते हैं रीति मुक्त में। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर का नाम उल्लेखनीय है। घनानंद की रचना में मार्मिकता, भावात्मकता एवं स्वच्छंदता आदि के गुण पाए जाते हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसक लिवली आदि। बोधा की विरह वारिस, इश्कनामा, ठाकुर की ठाकुर ठसक इस धारा की प्रमुख रचनाएं हैं। रीति सिद्ध की बच्चों हम लोग बात करेंगे। रीति सिद्ध इस काव्य धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर काव्य का सृजन किया, किंतु रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। उनके ग्रंथ में अलंकार, रस आदि प्रत्यक्षता निरूपित नहीं हुए हैं, किंतु इनके काव्य में सभी काव्य लक्षणों के सटीक उदाहरण मिलते हैं। इस काव्य धारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल हैं। जो सबसे प्रसिद्ध हैं इसमें वो है बिहारी लाल, प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल हैं। इनकी रचना है बिहारी सत्साई। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों जितने आपके रीति काल में कवि आते हैं उनकी हम लोग रचनाएं देखेंगे। रीति काल तो आपके जो केशवदास की बच्चों रचना है वो रामचंद्रिका कवप्रिया। केशवदास जी की रामचंद्रिका कवप्रिया, देव की भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, ये रचनाएं बच्चों चारों आती हैं बोर्ड में। देव की भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास। आपकी बात करें भूषण जी की रचना तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीन रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतिराम जी की रसराज, ललित ललाम, मतिराम सत्साई। बिहारी लाल जी की बिहारी सत्साई। पद्माकर जी की पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से माना है, यानी कि आधुनिक काल 1843 से माना है। इस काल को पुनर्जागरण काल, गद्य काल आदि नामों से भी जाना जाता है। जो आपका आधुनिक काल है इसको दो अन्य नामों से जाना जाता है। पहला आपका पुनर्जागरण काल, दूसरा है गद्य काल। आधुनिक काल को काल क्रम एवं काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर प्रमुख रूप से भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता आदि युगों में बांटा गया है। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग भारतेंद्र युग। नव जागरण काल। हिंदी साहित्य में भारतेंद्र युग सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंद्र युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। यानी कि भारतेंद्र युग किसके नाम पर रखा गया? तो नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इसका किया गया। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता माना गया। बद्रीनाथ नारायण, नाथ नहीं है बच्चों, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास और ठाकुर जगन मोहन सिंह इस युग के प्रमुख कवि हैं। बच्चों आपकी भारतीय युग में यह भी पूछा था कि भारतीय युग में कौन कौन से कवि आते हैं। तो भारतीय युग में आप क्या कहते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र बच्चों, और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र,
राधाकृष्ण राधाकृष्ण दास, अंबिका दत्त, व्यास और ठाकुर, जगन मोहन सिंह। देखिए बच्चों, हम लोग हमारे साथ आप लोग 4 बार इसको रिपीट कीजिए जिससे आपके दिमाग में घुस जाए। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, अंबिका दत्त, व्यास और ठाकुर, जगन मोहन। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, अंबिका दत्त, व्यास और ठाकुर। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, अंबिका दत्त, व्यास और ठाकुर, जगन मोहन। बद्री नारायण, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, अंबिका दत्त, व्यास और ठाकुर, जगन मोहन सिंह। इस युग के कवि यानी कि भारतेंद्र युग के कवि हैं ये लोग। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। भारतेंद्र युग के कवियों ने देश प्रेम पर आधारित रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। यह युग सामाजिक चेतना का युग था। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से काव्य का सृजन किया। यह युग बच्चों सामाजिक चेतना का युग था। अगर पूछेंगे भारतीय युग कौन सा युग था, तो सामाजिक चेतना का युग था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं भाषा के रूप में इस युग में ब्रज भाषा की प्रधानता रही, किंतु धीरे धीरे काव्य भाषा खड़ी बोली की ओर उन्मुख होने लगी। अब बच्चों हम लोग देखेंगे, कई बार हमारे बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं कि भारतीय युग की विशेषताएं क्या होती हैं। ये आपके 2 नंबर में भी आ सकती हैं और 4 नंबर में भी और 1 नंबर में भी पूछी जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय युग की विशेषताएं बच्चों। तो भारतीय युग की जो सबसे पहली विशेषता होती है वो राष्ट्रीयता की भावना को विकास। क्या होती है? राष्ट्रीयता की भावना का विकास। दूसरा सामाजिक चेतना का विकास। तीसरा है हास्य व्यंग्यात्मक शैली में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतीय संस्कृति का गौरवगान। छंद विधान की नवीनता। दोहा सवैया कविता जैसे परंपरागत छंदों के साथ उन्होंने अन्य छंदों कजरी, ठुमरी, लावनी, चैती, कहरवा आदि को भी रचनाओं का माध्यम बनाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। गद्य एवं उनकी विधाओं का विकास। गद्य एवं उनकी विधाओं का विकास। प्रकृति का वर्णन। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब बात करेंगे बच्चों हम लोग द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग की बात करेंगे, इसको बोलते हैं जागरण सुधार काल युग। द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इस समझ में क्या बच्चों? 1900 से 1918 ईस्वी तक। प्रसिद्ध विचारक, पथ प्रदर्शक और साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। खड़ी बोली को समृद्ध एवं गतिशील बनाने में द्विवेदी युग का प्रमुख योगदान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। द्विवेदी युग के कवियों में मैथिलीशरण गुप्त। क्या आपके जो द्विवेदी युग में कवि हैं वो हैं मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय। ये आपके द्विवेदी युग में आते हैं। इनके नाम अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले आपके नंबर 1 पे मैथिलीशरण गुप्त, दूसरे नंबर पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरे नंबर पे हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, चौथे नंबर पे लोचन प्रसाद पांडे, 5वें नंबर पे हैं रामनरेश त्रिपाठी, फिर हैं रामचरित उपाध्याय। आदि प्रमुख हैं राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त, कवि साकेत तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित प्रिय प्रवास। ये आपकी जो प्रिय प्रवास है ये बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की।
साहित्य में इस युग की अनुपम देन है। अब हम बच्चों बात करेंगे द्विवेदी युग की विशेषताएं। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, इसकी जो पहली विशेषता है द्विवेदी युग की, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार, प्रकृति का चित्रण। अब हम बात करेंगे छायावादी युग। छायावादी युग, द्विवेदी युग के बाद कविता छायावाद के नाम से जानी जाती है। छायावाद का समय सन 1918 से सन 1936 ईस्वी तक माना गया है। इस युग के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत प्रमुख कवि हैं। छायावाद में कौन कौन से आते हैं आपके, मेरे साथ 4 बार रिपीट कीजिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित विश्व के प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी, इनका जो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है वो बच्चों कामायनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित राम की शक्ति पूजा इस युग की अनुपम देन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, देखते हैं सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ कविताओं के प्रगतिशील के स्वर भी, जो कि आगे की कविता यानी प्रगतिवादी कविता के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं, आत्मपरक रचनाएं यानी कि आत्मपरक, दूसरी है प्रकृति का मानवीकरण, तीसरी है रहस्यवाद की भावना, चौथा है नारी सौंदर्य एवं प्रेम के अनूठे चित्रण, राष्ट्रीय व संस्कृति जागरण। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं स्वच्छंदतावाद की प्रधानता, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, दार्शनिक तत्वों का निरूपण। अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का समय सन 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग की इस इतिवृत्तात्मकता, वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, आदर्श और नैतिकता का छायावादी काव्य में विरोध हुआ था, किंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्म और वायवी कल्पनाओं का इतना रेख हुआ कि जीवन की कठोर वास्तविकताओं से उसका कोई संबंध न रहा। परिणाम बच्चों यह हुआ कि प्रगतिवाद काव्य ने छायावादी काव्य की सूक्ष्मता और आत्मकाल्पनिकता का विरोध कर स्थूल जगत की वास्तविकता की को प्रमुखता दी। प्रगतिवादी कवियों ने दैनिक जन जीवन की समस्याओं, रोटी कपड़ा और मकान तथा मजदूर किसानों की दयनीय दशा को कविता का प्रमुख विषय बताया। इन कवियों ने सीधी सादी भाषा में पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, अब हम बात करेंगे प्रगतिवादी में कौन कौन से कवि आते हैं। तो नंबर 1 पे आपके आते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन और रामधारी सिंह दिनकर। इसमें किसमें आते हैं, प्रगतिवादी में। प्रगतिवादी कवियों में भी पूछा जाता है आपके, ये भी प्रश्न बनता है कि आपकी ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं, दिया जाएगा। जैसे आपका दे दिया गया नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, उसके बाद में बोल दिया गया ये सभी। तो आपका यानी कि जो आपका डी ऑप्शन होगा ये सभी वही सही हो जाएगा। तो इनको भी आप लोग हमारे साथ 4 बार रिपीट कीजिए। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन और रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद में फिर दोबारा रिपीट कीजिए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन और रामधारी सिंह दिनकर। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन और रामधारी सिंह दिनकर। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन और रामधारी सिंह दिनकर। ये आप किस में आते हैं, प्रगतिवादी कवियों में आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो आइए देखते हैं।
प्रगतिवादी कवियों ने कविता में छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना है। शोषक वर्ग के प्रति उपेक्षा एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति भावना, समाज के यथार्थवादी रूप का चित्रण, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल, समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही रूढ़ियों व अतार्किक मान्यताओं का विरोध। अब हम पढ़ेंगे नई कविता का युग यानी कि प्रयोगवाद युग। आइए देखते हैं प्रयोगवाद युग बच्चों। प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ बच्चों सन 1943 ईस्वी से माना गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे द्वारा संपादित तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक नाम संकलन को प्रयोगवाद के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष एवं कलाप पक्ष को महत्व देते हुए नए प्रतीकों, बिंबों व उपमानों का प्रयोग कर काव्य को नई दिशा प्रदान की। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। इन कवियों को अज्ञे ने राहों की अन्वेषी कहा है। अब बच्चों आपका प्रश्न यहाँ से बनता है, देखिए पूछेगा राहों का अन्वेषी किसने कहा है। तो आपके जो अज्ञे जी हैं जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे, उन्होंने ही कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ये 7 कवि बच्चों अज्ञे, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, अज्ञे, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, जैन, भारत भूषण, अग्रवाल, प्रभाकर, माचवे, गिरिजा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब बच्चों हम लोग देखेंगे प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, गहन बौद्धिकता, बुद्धिवाद की प्रधानता यानी कि इसमें बुद्धि को ही प्रधान माना गया, नवीन उपमानों का प्रयोग, नए नए उपनाम दिए गए, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मुक्त छंदों का प्रयोग, प्रेम भावना का खुला चित्रण, व्यंग्य तथा कटुक्तियों का प्रयोग, घोर वैयक्तिकता। अब बच्चों हम पढ़ेंगे नई कविता का युग। नई कविता का युग हिंदी साहित्य में सन 1951 ईस्वी के बाद को नई कविता का युग कहा गया, यानी कि इसके बाद के युग को ही नई कविता का युग कहा जाता है। नई कविता में काव्य के परंपरागत स्वरूप से आगे बढ़कर नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्य और शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। प्रयोगवादी काव्यधारा के बाद आई नई कविता एक तरह से प्रयोगवादी कविता का ही विकसित रूप है। प्रयोगवादी को नई कविता की संज्ञा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे ने प्रदान की। किसने प्रदान की बच्चों? हम लोग बात करें प्रयोगवादी को नई कविता की संज्ञा बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे जी ने दी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोगवादी को नई कविता की संज्ञा किसने दी है, तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे, यानी कि प्रयोगवादी को नई कविता की संज्ञा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे जी ने दी है। नई कविता के प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे, धर्मवीर भारती, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्ता, शमशेर बहादुर सिंह, इनके भी नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों आप लोग कि प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञे, धर्मवीर भारती, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों हम लोग बात करेंगे नई कविता की प्रवृत्तियां यानी कि प्रमुख प्रवृत्तियां। तो प्रतीकों का अत्यंत सांकेतिक वर्णन, यानी जो प्रतीक होते थे उनको सांकेतिक के रूप में वर्णन किया गया उनका। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। मानवीय अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, मानव मन में व्याप्त कुंठाओं, जीवन के
संत्रास एवं मृत्यु बोध का मनोवैज्ञानिक चित्रण। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब। नूतन बिंबों की खोज, बौद्धिकता, आत्म यथार्थवाद। अब हम बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करने वाले हैं। मैंने कहा था ना कि आप लोग पहले इसको देखेंगे, उसके बाद में इसी से रिलेटेड हम कुछ लोग प्रश्न करेंगे। तो बोला रीति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन दिया है पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो बच्चों इसको उत्तर मध्यकाल से नाम जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल किसने कहा है? उत्तर मध्यकाल आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो हमसे यही पूछा, तो आपका एक का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पूछा रीति का अर्थ है विशेष गढ़ पद्धत प्रयास। तो अभी हम लोगों ने देखा रीति का अर्थ है पद्धति। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, छत्रसाल दशक जो आपकी रचना है ये भूषण जी की है। छत्रसाल दशक, शिव बावनी, शिवराज भूषण, ये सब भूषण जी की रचना है। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। रीति काल की श्रृंगार प्रधान ग्रंथों की रचना, ये भी आपकी है। अष्टदाताओं की प्रशंसा, ये भी है। ब्रजभाषा की व्यापक प्रतिष्ठा, ये भी है। तो यानी कि आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। पूछा आपसे नव जागरण काल कहा जाता है। भारतेंद्र युग को, द्विवेदी युग को, प्रगतिवादी युग को, प्रयोगवादी युग को। तो नव जागरण काल बच्चों को हमारे कहा जाता है आपके भारतेंद्र युग को। अब हमसे पूछा गया बच्चों रीति काल की समय सीमा है 1700 से 1850 ईस्वी तक, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, सन 1600 से 1800 ईस्वी तक, सन 1700 से 1900 ईस्वी तक। तो रीति काल की समय सीमा हमसे पूछा है, तो आपका सही हो जाएगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं हम। पूछा निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है। रीतिबद्ध में आपके रीतिबद्ध में कौन कौन से आते थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर। तो वो ये जो आपके मतराम, पद्माकर, देव, ये आपके आते हैं आपके बच्चों रीति बद्ध में आते हैं। तो ये आपके जो बिहारी हैं रीति सिद्ध में आते हैं। तो हमसे पूछा है बिहार रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो जो बिहारी हैं बच्चों ये रीतिबद्ध कवि नहीं है। रीति काल की 3 धाराएं होती हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, भक्ति धारा। बताइए बच्चों घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आपके जो घनानंद हैं ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकालीन रचना है सत्साई, रामचरितमानस, कामायनी, साकेत। तो रीतिकालीन रचना हमसे पूछा है, तो आपकी जो सत्साई है ये यही है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं सूरदास, केशवदास, कबीर, तुलसीदास। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। रीतिकालीन कवि हैं हमसे पूछा रीतिकालीन कवि हैं, तो आपके जो बिहारी हैं सूरदास, चंद्रप्रदाय, महादेव वर्मा। जो आपके रीतिकाल हमसे कोई पूछा तो ये बिहारी यानी कि ये रीतिकाल में आते हैं। तो यही से सही हो जाएगा हमारा बिहारी। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब। बच्चों वहाँ 13 दिया गया है मतराम किस युग के कवि हैं। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं मतराम जो बच्चे हैं आपके ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल। अब हमसे पूछा गया भूषण किस रस के प्रमुख कवि हैं। तो भूषण बच्चों जो हैं ये वीर रस के प्रमुख कवि हैं। वीर रस के आपके प्रमुख कवि हैं। शिव बावनी के रचनाकार है तो शिव बावनी, शिवराज भूषण। 6 साल दशक के बच्चों आपकी रचनाएं हैं जिसकी भूषण जी की। अब हमसे पूछा गया निम्न में राम की रचना है कवि प्रिया, गंगा लहरी, रसराज, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका बच्चों आपकी केशवदास की है, कवि प्रिया भी केशवदास जी की है, और गंगा लहरी पद्माकर जी की है। तो आपकी हमसे पूछेगा मतराम की रचना है, तो मतराम की रचना बच्चों रसराज है। निम्न में अलंकारवादी आचार्य कवि थे केशवदास, सूरदास, निराला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो अलंकारवादी हमारे कवि थे बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। निम्न में रसवादी आचार्य हैं रसवादी मतराम, केशव, राजा जसवंत सिंह, भूषण। पहले आप लोग उसको दिखाइए कौन सा है इसमें सही होगा, फिर उसके बाद में हम बताते हैं आप लोगों को। तो बच्चों आपके ऑप्शन ए दिया है प्रश्न नंबर 18 का कि का मतराम
खा दिया आपका केशव, गा दिया है राजा जसवंत सिंह, घा दिया भूषण। तो हमसे पूछा गया रसवादी आचार्य हैं, तो आपका मतिराम होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 19 हमसे पूछा गंगा लहरी के रचनाकार हैं, मतिराम, केशव, पद्माकर, भूषण। तो गंगा लहरी के रचनाकार बच्चों आप सभी लोग जानते हैं पद्माकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20, बोला निम्न में नीति पर रचनाओं के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, मतिराम, वृंद, भूषण, केशव। तो नीति परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध कवि हैं बच्चों, इसका पहले आप लोग बताइए, उसके बाद में हम इसका बताएंगे। नीति पर रचनाओं के लिए प्रसिद्ध कोई बात करें तो आपके राम जी होंगे, मतिराम। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किससे आलोचक ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न नंबर 22 बात करते हैं, तो बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है, गाथा, सत्ती, छत्रसाल दशक, इश्कनामा, अष्टयाम। तो बिहारी के दोहों पर हम प्रभाव बात करें तो इश्कनामा का प्रभाव है। निम्न में रीतिबद्ध कवि नहीं है, हमसे क्या पूछा, रीतिबद्ध कवि नहीं है, बिहारी, मतिराम, चिंतामणि, देव। तो हमसे पूछा रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो आपके बिहारी हैं, रीति सिद्ध में आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, अब हमसे प्रश्न नंबर 24 पूछा गया भाव विलास के रचनाकार हैं, देव, बिहारी, चिंतामणि, मतिराम। तो भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, ये आपकी किसकी रचनाएं हैं, देव जी की रचनाएं हैं। आंसू के रचनाकार हैं बच्चों, तो आपका ऑप्शन का दिया है उदय सिंह उपाध्याय हरिऔध, खा दिया है मैथिली शरण गुप्त, गा दिया महादेव वर्मा, घा दिया जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद हैं। द्वापर के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो द्वापर के रचयिता बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आज की प्रश्न में बच्चों इतने ही प्रश्न थे, आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें इतने ही प्रश्न थे। अगली वीडियो में इसके आगे जो लेसन बच्चे हैं उसके मैं प्रश्न लेके आऊँगा। वीडियो बच्चों आप लोगों को अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पे नहीं आएगी। अगर आप दबा देंगे तो आपके साथ और भी बच्चों का भी भला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।